शेयर बाजार को ऑपरेट क्या करता है, फंडामेंटल या टेक्निकल? यहाँ रातों रात कुछ नहीं होता। शेयर बाजार में 100 में से 10 आदमी ही कमाई कर पाते हैं, बाकी सब नुकसान भुगतते हैं। इन्वेस्टर हमेशा पैसा बना के जाता है। बड़े बड़े बैंक और बड़ी बड़ी कंपनीज जो कल तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अगले दिन उनकी न्यूज आती है साफ। ये कैसे हो जाता? शेयर बाजार को मैनिपुलेट किया जा सकता है? शेयर बाजार को पूरे तरीके से मैनिपुलेट किया है। शेयर बाजार कैसीनो है जहां दाव लगाने वाला हारता है, पैसा दाव पर लगवाने वाला कभी नहीं, गलत। फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट से बाजार में लड़ाई नहीं जीती जा सकती, जेब में उसके लिए पैसे होंगे। पैसे तो किसी भी चीज के लिए चाहिए। पैसे तो किसी भी चीज के लिए चाहिए। शेयर बाजार के अंदर में डब्बा ट्रेडिंग आज भी हावी है। ट्रेडिंग का 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मानचंदा। आज मार्केट टाइम्स टीवी पर खास बातचीत में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी कंपनी बड़ी हो सकती है, मार्केट से फंड कहां से जुटाया जा सकता है, और साथ ही साथ शेयर बाजार में जब आप ट्रेड करते हैं या कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं तो किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। क्या शेयर बाजार कैसीनो है? इस भ्रम को भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या शेयर बाजार में इतना रिस्क है कि आदमी सब कुछ गंवा देता है? शेयर बाजार से डर किस बात का? डर है तो हो सकता है कि बनी हुई बात है कि डर के आगे जीत है। वो जीत कैसी है, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ आज खास शख्सियत जो इस पॉडकास्ट में जुड़ रही हैं, उनका नाम है सुरेश अरोड़ा जी। आप डायरेक्टर हैं शेयर इंडिया से। सुरेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। सुरेश जी, कहते हैं शेयर बाजार रातों रात आदमी को बहुत पैसे वाला बना देता है, करोड़पति बना देता है। मेरा पहला सवाल यही है कि अक्सर लोग शेयर बाजार से इसी भ्रम के साथ जुड़ते हैं। क्या आपको भी ऐसा कोई भ्रम हुआ था क्या? देखिए सर, जो भी इंसान स्टॉक मार्केट को दूर से देखता है या किसी भी बिजनेस को जब देखता है तो उसकी कई सारी परसेप्शन होती हैं उस चीज़ को लेके। और मार्केट, चूँकि स्टॉक मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़े उतार चढ़ाव का एक माध्यम है, जहाँ पे शेयर अगर कोई लिस्टिंग है तो क्योंकि बाजार और इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर कोई चीज़ें इकोनॉमी में अच्छी होंगी तो मार्केट अप जाएगा, इकोनॉमी में चीज़ें ख़राब होंगी तो डाउन जाएगा। तो उतार चढ़ाव का एक माध्यम यहाँ पे रहता है, तो लोगों को एक अट्रैक्ट करता है कि लगता है कि जैसे बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। पर मेरा मानना है कि जब आप किसी चीज़ को दूर से देखते हो तो तब आपको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी शानदार सी जगह है। तो वैसे ही जैसे एक मृग मरीचिका सी नज़र आती है कि दूर से रेत जो है पानी लगता है, बट ऐसा है नहीं। जब आप एक्चुअल में उसकी चीज़ के बीच में जाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि ये जो मार्केट है ये एक्चुअल फंडामेंट्स के ऊपर काम करता है, इकोनॉमी का सही तरीके से बैरोमीटर है, हमारी इकोनॉमी की क्या स्टेट ऑफ पोजीशंस है, कैसे हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे किसी भी जगह पे आप किसी भी बाज़ार में या किसी भी मार्केट में जब हम जाएंगे या किसी भी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव, उसके रेट्स का वेरिएशन और उसकी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि जो हमें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। और ख़ास तौर पे किसी भी आदमी के दिमाग में जब ये परसेप्शन बैठा होता है कि ये मार्केट ऐसा है कि जो मुझे रातों रात अमीर बना देगा या रातों रात ऐसी चीज़ें, ऐसा मुझे जब मैं इनिशियल स्टेज पे, जब मैं आज से बात करूँ तो आज से 30 साल पहले जब मैंने हर्षद मेहता के दौर में शुरुआत की थी, तो उस टाइम पे हमें भी एक बड़ा अट्रैक्शन लगा, बिकॉज काफ़ी सारी हेडलाइंस बनती थी, बड़ी सारी चीज़ें बनती थी, तो लगता था कि यार ये ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन जैसे जैसे अंदर जाना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया, और मेरे जैसे जितने और भी इन्वेस्टर थे उनको ये समझ में आया कि ये मार्केट एक नेचुरल प्रोसेस पे चलता है। हर चीज़ का एक फंडामेंट है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें समझ में आई वो ये थी कि यहाँ रातों रात कुछ नहीं होता। हम लोग ये धारणा बना के बैठ जाते हैं कि यार, या मेरे पास भी अक्सर कई सारे लोग आते हैं, जैसे आपने भी बोला कि यार 100 रुपये लेके आया हूँ और अगले दिन इसके 200 हो जाने, बिकॉज कई सारे एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट हुए होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि हर बार ऐसा ही होगा। वो वैसे ही है जैसे कोई प्लेयर, किसी युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के मार दिए, तो उसके बाद हमें हर मैच में वो लगता है कि 6 छक्के ही जाएंगे, हर बॉल में ये 6 छक्के जड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता। 6 छक्के लगते हैं लेकिन वो एक टाइम लगता है और उसके लिए पूरी एक मेहनत भी लगती है, पर हमारी परसेप्शन उस चीज़ों को लेकर वैसे ही बन जाती है। बट अगर आप देखेंगे इसके डीप जब हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसको सही तरीके से समझते और चलाते हैं, तो वेल्थ क्रिएशन का ऑल ओवर वर्ल्ड मैं बात बोल रहा हूँ, नॉट इन इंडिया ओनली या US ओनली, 2 ही मार्केट अगर आज हम देखते हैं,
सारे संसार में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा माध्यम जो रहा वो इक्विटी मार्केट रहा। ठीक है। जितनी बड़ी वेल्थ क्रिएशन हुई है इस दुनिया में, अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी ज़्यादातर उसमें से वेल्थ क्रिएशन इक्विटी से, स्टॉक मार्केट से हुआ, इक्विटी से हुआ। बट उसके लिए आपका रिसर्च होना, उसके लिए आपका ध्यान देना, उसके लिए सब चीज़ों को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। जो कि एक आम आदमी जब दूर से उस चीज़ को देखता है तो उसको लगता है कि यार शेयर मार्केट तो कैसी जगह है जहाँ मैं सुबह पैसे लेके जाऊँगा, शाम को कोई भी किसी भी कंपनी के पास जा रहा हूँ तो मुझे वो 100 के 125 करके दे देगी। ऐसा आपने वेल्थ क्रिएशन की बात की कि अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर कोई जगह है तो वो इक्विटी मार्केट है। आपने ये जो यूज़ किया शब्द, वो प्रमोटर के लिए है, इन्वेस्टर के लिए है, किसके लिए है? क्या प्रमोटर के लिए ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा माध्यम है या इन्वेस्टर के लिए ये एक वेल्थ क्रिएशन का माध्यम है? देखो, मैं इस चीज़ को बड़े दूसरे तरीके से बताता हूँ। जब मैं कोई कंपनी लिस्ट करता हूँ तो कंपनी लिस्ट करने का मतलब है कि प्रमोटर अपनी कंपनी को एक मार्केट में लेके आ रहे हैं, राइट। ठीक है। अब उस मार्केट में उसको जो प्राइस मिला तो उस मार्केट में लेके आने का मतलब है कि उसमें इन्वेस्टर भी आएंगे। तो अगर मैं आज की मंडेट के हिसाब से देखूं तो भी 75% अगर प्रमोटर के पास है तो 25% उसने मिनिमम साइड पे अपना पब्लिक में माल दिया, पब्लिक में इन्वेस्टर्स को उसने अपनी इक्विटी सेल की। आज मैंने 100 शेयर लिए उस इक्विटी में, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, छोटा इन्वेस्टर हूँ, तो मैंने 100 शेयर लिए तो मैं भी उस कंपनी का भागीदार बन गया, ठीक है। अगर वो कंपनी ग्रो करेगी, अगर वो सपोज आज कंपनी किसी 100 रुपये की वैल्यू के ऊपर लिस्ट हुई है और वो कंपनी कल को 500 रुपये की हो जाएगी, तो जितने टाइम पे वो कंपनी ने ग्रो किया उतने ही टाइम पे प्रमोटर की वेल्थ ग्रो होनी है, उतने ही टाइम पे वो रिटेल इन्वेस्टर की वेल्थ ग्रो होगी। बट डिपेंड ये करता है कि रिटेल इन्वेस्टर उसको किस प्राइस पे लेता है, किस जगह पे एंटर करता है और क्या उसमें वो ये लंबी धारणा बना के चलता है कि नहीं चलता। अब आप किसी भी जगह पे जाएं, मतलब सपोज अगर आप कोई एक स्टॉक लें या कोई भी चीज़ लें और उसमें आप रोज़ ट्रेडिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि जो प्रमोटर है, जो आपने सवाल किया कि प्रमोटर पैसे बनाता है कि इन्वेस्टर पैसे बनाता है, मेरा ये मानना है कि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में जब शेयर लेता है तो उसका भागीदार बन जाता है और भागीदार उतने ही पैसे से ग्रो करता है जितना उसका हिस्सा है। अगर मेरे पास 1 शेयर है तो मैं 1 शेयर के हिसाब से मुझे रिटर्न आएगा, प्रमोटर के पास 90 शेयर है तो उसको 90 के हिसाब से आएगा। तो वेल्थ क्रिएशन की जो बात है वो दोनों को बराबर बनेगी। डिपेंड ये करता है कि वो कितनी देर तक टिका है। प्रमोटर तो हो सकता है कि अपनी वेल्थ के लिए या अपनी कंपनी के लिए उसने तो अपने काम करना ही करना है, सालों तक कंपनी चलानी है, अच्छे से उसने ग्रो करना है, तो वो तो प्रमोटर के लिए चलता रहेगा। इन्वेस्टर डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे एंटर हुआ और किस टाइम पे एग्जिट हुआ। मान लीजिए कोई स्टॉक आज 100 रुपये पे एक उसका आईपीओ आया या इशू आया और मैंने उसको आईपीओ में ही लिया और उसकी जर्नी 100 से चलते चलते 500 रुपये हो गई, और हो सकता है प्रमोटर तो खड़ा है 500 रुपये पे और इन्वेस्टर उसमें से 100 में से 200 हो गए या 300 हो गए तो वो निकल गया। तो दैट डिपेंड्स कि आप मार्केट में उस स्टॉक में पर्टिकुलरली कितनी देर तक हैं। ये ज़रूर है, ये पक्का है, ये 100% प्रूवन है। मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड का एक डाटा है कि वेल्थ क्रिएशन दोनों की होती है, इन्वेस्टर्स की भी और उसकी। आज जो शख्सियत हमारे साथ में यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनकी कंपनी 7 साल पहले 2017 में एसएमई सेगमेंट में लिस्ट हुई, 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर लिस्ट हुई, 26% के आसपास शेयर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर में लिक्विडेट हुए। आज की तारीख में तकरीबन 7 साल के सफ़र में 5500 करोड़ रुपए की ये कंपनी हो गई, यानी 55 गुना रिटर्न। तो 7 साल में ये एक बेहतरीन रिटर्न है। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी ज़रा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि एसएमई को लेकर के और शेयर मार्केट के अंदर में प्रमोटर जब कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए जाता है, चाहे वो मेन बोर्ड के लिए हो चाहे एसएमई सेगमेंट के लिए हो, तो प्रमोटर के मन में डर बहुत होता है कि यार मेरी कंपनी कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, फिसल ना जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो कहीं ना कहीं डर अपने मन के अंदर में बैठाए हुए हैं, और ये एक बहुत सेट एक एग्जाम्पल है कि 100 करोड़ रुपए की कंपनी 7 साल में 5500 करोड़ रुपए को अचीव कर सकती है, और अभी जर्नी बाकी है। तो बाकी की कंपनीज कैसे इससे इंस्पायर होंगी? देखिए, ये डिपेंड करता है प्रमोटर की क्या नज़रिया है, क्या विज़न है, किस तरीके से आप सोचते हैं। ये बात बड़ी पक्की है कि जिस बच्चे को मैंने अपने हाथ से पाला होता है, जब उसको किसी दूसरे को सौंपना पड़ता है या उसका कुछ पार्ट मेरे को किसी को देना पड़ता है, कंपनी को मैं अपने हिसाब से सोचूं,
तो हर किसी को डर लगेगा। आज आप किसी भी चीज़ को, जब आप अपने हिस्से की किसी चीज़ को देते हो कि यार ये तू संभाल के रखना है या इसमें मैं स्टेक सेल कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वो आपको डर जरूर लगेगा, हर किसी को लगता है। बट अगर आपका विज़न क्लियर है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और आपको ये लगता है कि जो जिस विज़न को मैं लेके चल रहा हूँ मैं इसको पूरा कर पाऊँगा, और मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसी टीम है जो इस सारे मेरे विज़न को और मेरी सारे इसको ध्येय को पूरा पार उतार के जाएंगे, तो फिर डर नहीं होता। डर जो एक शब्द है ना सर, सबसे बड़ा एक इमोशन है। डर और लालच 2 ही इमोशन हमारी मार्केट में आते हैं। डर सबसे बड़ा इमोशन है। डर जो है, उस इमोशंस को काबू किया जा सकता है जब आपका विज़न क्लियर हो या आपको किसी भी चीज़ के प्रति ज्ञान हो। डर हमेशा नॉलेज से जाता है किसी भी चीज़ का। तो जब आपको पता है कि मेरा जिस बिज़नेस को मैं कर रहा हूँ वो बिज़नेस में सही तरीके से कर रहा हूँ, दैट बिज़नेस इज़ गुड, मेरा काम करने का तरीका औरों से बेहतर है, काम करने का तरीका ठीक है, और मैं पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी लगन से 24/7 मैं उसमें अपना जूझ के उसमें लग के मैं उसको बनाता हूँ, तो फिर आपको डर नहीं रहता जब आपको विज़न क्लियर होता है। हमारी कंपनी की जो जर्नी रही 2017 से जब हम 100 करोड़ के IPO पे आए, तो उसके बाद आज 2024 में हम जुलाई में खड़े हैं, तो यहाँ पे जो एक जर्नी रही उसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ों का एक बड़ा सहयोग रहा। सबसे बड़ा सहयोग एक टीम का था, जो टीम और प्रमोटर्स का विज़न और प्रमोटर के साथ जितनी टीम जो जुड़ी, उसने बहुत बड़ा सहयोग दिया। हमारी जो सोच थी वो शुरू से ये रही थी कि मेरा इन्वेस्टर जो है साथ में, जो मेरे साथ जुड़ रहा है, अगर वो 100 में से 1 शेयर मेरे से लेके जा रहा है तो वो पैसे बनाए। जब आप इस सोच से कोई भी प्रमोटर किसी भी मार्केट में आता है तो हमेशा वो ग्रो ही करता है। ये हमारी पुरानी एक विजडम भी, संस्कार भी ऐसे ही हमें एक हिंदुस्तानियों को मिले होते हैं कि हम साथ में मिलकर जितना चलते हैं उतना ही ग्रो करते हैं। तो वही सोच लेके हम उसमें प्रमोटर्स हमारे इसमें आए थे और चीज़ें चली। तो जर्नी धीरे धीरे करके वो 7 साल की जर्नी में, उसके बीच में एक टाइम ऐसा आया कि हमने टेक्नोलॉजी फ्रंट के, क्योंकि हमें प्रमोटर्स को ये समझ में आ गया था कि मार्केट आज की डेट में जो चीज़ है, टाइम इज़ चेंजिंग, टाइम चेंज हो रहा है और टाइम अब टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट किया, टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, बहुत अच्छे से उसको, है ना, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा था तो हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहेंगे तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें और देता हूँ। मैं आउटक्राई के टाइम से इस मार्केट में हूँ। अच्छा। जब आउटक्राई रिंग में जिसको जाना बोलते थे, वो 2 घंटे हम रिंग में जाके अपने साइन लैंग्वेज से हम ट्रेड करते थे, उस टाइम से चेंज। तो उसके बाद जैसे जैसे जो चेंज आते गए कि 95-96 में NSE आ गया, फिर ऑटोमेशन आ गई, फिर कंप्यूटर आ गए, फिर ये वो चीज़ें जैसे जैसे बोलती, तो वो चेंज को एक्सेप्ट करती रही कंपनी। हम लोगों ने हर चेंज को टाइम रहते हुए एक्सेप्ट किया, और वो एक्सेप्टेंस तभी होती है जब प्रमोटर का या जो कंपनी चला रहे हैं उनका विज़न कैसा है, उनकी सोच कैसी है। धीरे धीरे करके वो चीज़ें आगे बढ़ती गई। 2017 में जैसे कंपनी हमने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी किया, तो उसने हमें एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया उस चीज़ से। फिर कोरोना काल आ गया 2020 के बीच में, वो सबके लिए कोरोना काल ने बहुत दुख दिए, सारी दुनिया, सारी जनता को दुख दिए, लेकिन वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। तो कई बार क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री के लिए वो एक ब्लेसिंग के तौर पे आ गया। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ब्लेसिंग इस इंडस्ट्री के लिए नहीं खाली आई, उस कोरोना काल ने एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट कर दी जो सारी कंट्री को पता लगने लग गया। तो जो वेल्थ खाली, जैसे जो पहले आप बात करते हैं, कुछ चुनिंदा लोग बना रहे थे, उस वेल्थ में पार्टिसिपेट करने के लिए और लोग भी आ गए जो साइड लाइन में बैठे रहते थे। तो आज आप मान के चलिए कि आप पिछले 4 साल की जो जर्नी को देखेंगे तो बहुत बड़ा एक वेल्थ क्रिएशन का एक दौर चला जो अभी तक जारी भी है। तो कोरोना काल में स्टॉक मार्केट में बूम आया तो बिजनेस और बढ़ते गए, तो नई हमारी और जितनी एसोसिएशंस होती रही, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि विज़न और काम करने का तरीका और काम करने की सोच, तो हमारी सोच यही रही कि जितनी अच्छी एसोसिएशन हमारे साथ होती रहेंगी, जितने लोग अच्छे जुड़ते जाएंगे, जैसे टीम का साइज़ आपका बढ़ता जाएगा, उतना ही आप ग्रो करते जाएंगे। उसी जर्नी को धीरे धीरे करके हमने अपने आप को यहाँ पे ला के खड़ा किया। तो अब टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा मेन फोकस रहा, अपने इन्वेस्टर्स और अपने ट्रेडर्स और अपने उन लोगों के उनके प्रति हमने पूरी अपने उत्तरदायित्व को पूरा। आपने टेक्नोलॉजी का नाम लिया, टेक्नोलॉजी के अंदर में आपको लगता है कि जो एल्गो ट्रेडिंग है उसने एक ड्रास्टिक चेंज लाया? जो छोटा मोटा जो रिटेल इन्वेस्टर था उसकी जगह अब मशीन्स लेने लगी, आपने मशीन को एक सौदे की गाइड इंस्ट्रक्शंस दी, वो उसको फॉलो कर रही है, वहाँ तो इमोशंस हैं नहीं। लेकिन इस पार्ट के ऊपर पे इमोशन बहुत बड़ा एक बैरियर क्रिएट करता है और जिसकी वजह से काफ़ी बार उसको नुकसान भी झेलना पड़ता है।
तो रिटेल जो इन्वेस्टर है उसको कहीं ना कहीं एक हर्डल इस समय पर एल्गो ट्रेडिंग से महसूस होता है कि यार एल्गो ट्रेडिंग जितनी देर में ह्यूमन बॉडी जो है वो सौदा इनिशिएट करती है, एल्गो 30 टाइम्स उसको करके और निकल जाता है। इसको कैसे कंप्यूट किया है? देखिए, मैं आपको इसमें ना बड़ी एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो हमें ये फ़र्क जानना चाहिए कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में फ़र्क है। इन्वेस्टर वो है जो किसी भी इक्विटी में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठता है। एक पार्ट वो है जो ट्रेडर है, जिसने एक ट्रेड कोई भी लेना है। मान लो उसको बाज़ार तेज़ लग रहा है तो उसने तेज़ी का कोई ट्रेड बनाना है, या उसको मंदा लग रहा है तो उसने कोई मंदी का ट्रेड बनाना है। वो ट्रेडर है, वो सुबह लेता है, शाम को बेचता है, शाम को बेचता है, सुबह लेता है, ऐसे ट्रेडिंग करता है। या आज ले लिया तो 1 वीक के बाद बेच देना। तो वो अपने डिसीजन उस बेस के ऊपर लेता है कि उसको मार्केट का क्या है। इन्वेस्टर और ट्रेडर में जब तक फ़र्क होगा तो वहाँ पे उस चीज़ को पहले तो समझना वो बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर वो है जो लॉन्ग टर्म बैठा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है एल्गो ट्रेडिंग से। उसने तो जिस रेट पे लेना है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन ट्रेडर को भी कोई इशू नहीं है। अगर ट्रेडर को ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग के कुछ बेसिक नियम हैं, जिन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, वो हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं इस बात को लेके। लेकिन अगर वो उनको फॉलो नहीं करा, जैसे एक नियम उसमें ये कि आपको इमोशन नहीं रखना है। अब इमोशन तो आता ही है, जैसे कोई मैंने चीज़ ली और वो टूट गई तो मेरे को लगता है कि नहीं ये तो मेरा रेट आ जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी होता नहीं। उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए क्या है, आप किसी भी ऐसी चीज़ को इंस्ट्रक्शन दें कि जो मेरे इमोशंस को साइड लाइन पे कर दे, तो वहाँ पे मशीन का रोल आ गया। वहाँ पे सो कॉल्ड, जिसको हम एल्गो बोलते हैं। एल्गो क्या है? एल्गो आपके द्वारा किसी भी सोचे हुए विचार को एक धारा में बांधना है, उसको एक नियम में, उसको सिस्टम पे लेके उसको एक इंस्ट्रक्शन देनी है और उसको फॉलो करना है। आपने बोला कि ये अगर इफ़ दिस विल हैपन डू दिस, इफ़ दिस विल हैपन डू दिस, और आप उसको बिल्कुल थॉरली फॉलो करते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग आपकी ट्रेडिंग को हेल्प करने का एक जरिया है। काफ़ी सारी भ्रांतियाँ रही इस चीज़ को लेके कि एल्गो एक ऐसी चीज़ है जो आम रिटेल या आम ट्रेडर्स को लेके जितनी चीज़ें जो बनती हैं उनको ख़राब कर देता है, उनके इमोशंस को। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने इमोशंस को, या हम अपनी, एक पुरानी कहावत है कि अपनी जो सेंस या अपनी जो बुद्धि होती है हमको बहुत बड़ा मानता है। हर कोई इंसान ऐसे ही सोचता है कि मेरे से ज़्यादा नहीं है किसी में। तो उस चीज़ को हम कभी ओवर पावर नहीं करना देना चाहते। मशीन चूँकि उसको आगे लेके जाती है, उससे बेटर काम करती है, तो हमें लगता है कि नहीं यार ये हमारा काम खराब कर रही है। जबकि इस भ्रांति को दूर किया जाना चाहिए। एल्गोरिदम ट्रेडिंग कोई भी है, वो मार्केट के सिस्टम के लिए, मार्केट की चीज़ों को चलाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मार्केट में लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है, मार्केट के साथ सिस्टम, और आपको सबसे बड़ा सपोर्ट करती है आपकी किसी भी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। एल्गोरिदम सिर्फ एक एग्जीक्यूशन का प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर अभी चूँकि एआई का टाइम अभी बाद में आएगा, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से कोई डिसीजन लेके चल रही है। डिसीजन की पावर आप ही के पास है। आप मर्चेंट बैंकर भी हैं, अभी तक आपने कितनी कंपनीज लिस्ट करवा दी हैं? अभी तक जो हमारा अभी तक का मैं आपको बोलूँ तो 14 से 15 कंपनी हम लोग लिस्ट कर चुके हैं। ये मेन बोर्ड पर या आपका एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर पे आपने 14 से 15 कंपनीज? हम मेनली एसएमई प्लेटफॉर्म का ही मर्चेंट बैंकिंग देख रहे हैं अभी, जो हमारा फोकस उधर ही है। बिकॉज हमें उसका रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। उसका रीज़न ये है कि एसएमई सेक्टर में, जैसे आज आप देखें, अगर वेल्थ क्रिएशन की पहले बात करते हैं, तो ऐसे कई सारे जेम्स हैं हमारी ऑल ओवर इंडिया में पड़े हुए। ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही हैं। आप कई बार उन कंपनीज के प्रमोटर से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, उन कंपनी की वर्किंग देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि यार ये कौन सी दुनिया है, कैसे कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। बट चूँकि उनका एक्सपोजर नहीं है स्टॉक मार्केट में, या वैसा जाना नहीं चाहते, उनको थोड़ा सा हिचक रहती है, तो आप उसको एसएमई प्लेटफॉर्म पे उनको लेके आना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आज किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्रमोटर को जब अपने यहाँ पे आना होता है, जब अपने उसको देखना, आईपीओ को लेके आना है देखना, तो एसएमई प्लेटफॉर्म जो कि एक छोटा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे किसी को भी एक अच्छी सुविधा है, इतनी सारी कंप्लायंसेस नहीं है, लिमिट कंप्लायंसेस के साथ करना है, तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे फोकस करके बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों को आगे लेके आया जा सकता है। हमारी खुद की कोशिश ये रहती है कि इस मार्केट में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक्सपोजर दिया जाए, इस मार्केट का भी, और जो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी वो एक्सपोजर दिए। एक डर जरूर प्रमोटर के मन में रहता है, क्या शायद हो सकता है कि क्योंकि आप इतनी कंपनीज को लिस्ट करवा चुके हैं और अभी शायद इतनी ही कंपनियां और आपके पाइपलाइन में भी होंगी, तो एक प्रमोटर के जहन के अंदर में एक ज़रूर क्वेश्चन भी आता है और बार बार उसको वो पिन पॉइंट भी करता है कि जी मेरी कंपनी कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए।
मैं पिछले 100 साल से इस कंपनी को मेरे पुरखे भी चला करके आ रहे हैं, मैंने भी मेहनत की है, तो भाई कहीं थोड़ा सा भी स्टेक गया तो समझो कि पूरी कंपनी गई। ऐसा नहीं होता सुरेश जी। जनरल विजडम की बात करते हैं, जब तक आपके पास 51% है और मेरे पास 49% है तो बड़े तो आप ही हैं, कंट्रोल तो आप ही का है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, ये साधारण बात है। लेकिन अगर हम रेगुलेशंस के हिसाब से चीज़ों को जाएं तो आप मान के चलिए कि कोई भी कंपनी आज लिस्टिंग के लिए आती है और वो अगर अच्छी कंपनी है तो अपनी लिस्टिंग में वो मिनिमम जो 25% जो सेबी का जो नियम है कि उसका आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो उतना ही स्टेक सेल कर सकती है। ठीक है। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप उससे ज़्यादा बेचना चाहते हैं कि नहीं बेचना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि जो अच्छे प्रमोटर्स हैं, जो अच्छे विज़न रखते हैं, वो अब कंट्रोलिंग स्टेक अपने पास ही रहने देते हैं। तो जब तक कंट्रोलिंग स्टेक आपके पास है, आप उसको बेचना नहीं चाहते, आप मिनिमम साइड पे लाके उसको आपने 25% ही तो स्टेक सेल किया, 75% तो आज भी आपके पास है, तो फिर डर किस बात का है। मेरा इसमें इस चीज़ पे हमारा ध्यान इसमें ये रहता है कि कोई भी कंपनी जो अच्छा काम कर रही है, अगर वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं और उनका विज़न बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आपका एक एक्सपोजर होता है ऐसी जगह पे, ऐसे स्पेस में आप आ जाते हो जहाँ पर आप दुनिया को विजिबल हो जाते हो। आपके मन में आया था जब पहली बार आप लोग अपना आईपीओ लेकर के आ रहे थे, तब क्या इस पर डिस्कशन हुई थी? क्या आप लोगों के जहन में आया था? जो चीज़ आपने बोली, डर हमें भी था, जबकि हम तो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं जी। और पिछले 30 साल से जुड़े हुए लोग हैं। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ तो कल ही हमारी कंपनी का 30 साल कंप्लीट हुए हैं। तो हम 30 साल से जुड़े हुए लोग हैं इस मार्केट से। तो 30 सालों में होने के बावजूद भी जब पब्लिक इशू आया था तो डर हमारे दिमाग में भी था कि कैसे होगा ये पब्लिक, इसमें मेरे को पैसा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ये इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, सब चीज़ों का डर रहता है। और क्या मैं अपनी स्टेक जो बेच रहा हूँ तो क्या, आप मानिए जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें या जर्नी की बात भी करें, तो बड़ी चीज़ों का जो फ़र्क आया तो वो 2017 के बाद ही आया। उससे पहले भी हम ट्रेड कर रहे थे, उससे पहले भी हम मार्केट सेगमेंट में थे, लेकिन जिस तरीके से हमने ग्रो किया वो मार्केट में आने के बाद ही, बिकॉज हमें भी एक प्लेटफॉर्म विजिबल हो गया, हमें भी समझ में आया कि इस प्लेटफॉर्म की एक अपनी स्ट्रेंथ है, एक ताकत है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है, मेरे पास इन्वेस्टर ऐसे जुड़ते हैं जो मेरे से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपकी किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मैं आपको राय देने की क्षमता रखता हूँ कि आप सर ये करें, तो हमें ऐसा बेनिफिट भी बहुत मिलता है। नॉर्मली प्रमोटर्स को इस तरीके के भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं जब आपकी कंपनी में कोई बहुत अच्छे इन्वेस्टर एंटर हो जाते हैं और आप विजिबल स्पेस में आते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा स्पेस मिलता है जहाँ पे आप अपने आप को ग्रो बड़े अच्छे से करा पाते हैं। तो वो डर हमें भी था, तब था, 2017 में था, वो तब तक था जब तक इशू नहीं आया। उसके बाद वो धीरे धीरे वो सब चीज़ें जैसे जैसे हमें, तो आपने जो पहले ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा था, तो ग्रोथ भी शायद इसीलिए हुई कि हमारी जो एक ठीक, वो डर निकला, डर निकलने के बाद आगे जीत हासिल की। मैंने आपको क्या बोला था कि डर सबसे बड़ा इमोशन है, उसको जब आपने काबू कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, तो ग्रोथ तो फिर अपने आप। ये एक सेट एग्जांपल है, डर के आगे जीत है। जो अब इस समय पर अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रमोटर आकर के आपको अप्रोच करता है कि जी हमें अपनी कंपनी का एक आईपीओ लेकर के आना है, तो उसको फंडिंग कैसे रेज करवाते हैं आप? उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? उसके बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे इसी चीज़ को लेकर के, बहुत सारे डर होते होंगे इसी चीज़ को लेकर के। तो वहाँ तक का जो सफ़र रहता है मिलने से लेकर के और उसको लिस्ट करवाने तक का, वो क्या काफ़ी दुख भरा या काफ़ी हजाड़ भरा रहता है क्या? देखिए, मैंने सारी चीज़ों में आपको एक ही बात बोली है सर, हर चीज़ का जो सोल्यूशन है ना, चाहे वो डर है, उसका सोल्यूशन ज्ञान है। जब आप किसी चीज़ की नॉलेज ढंग से ले लेते हो और दे देते हो, उसके बाद आपके मन से वो डर खत्म हो जाता है। ठीक है। किसी भी पब्लिक आईपीओ को लेके आना या किसी भी कंपनी के आईपीओ को लेके आना कोई ऐसा नहीं कि बहुत आसान जॉब भी है, ऐसा भी नहीं, पर मर्चेंट बैंकर का काम वही है। हमारा काम क्या है कि एक अच्छे प्रमोटर से अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करना, अच्छे प्रमोटर आ रहे हैं। हालांकि इस दुनिया में भरमार होती है, कई बार जब बाजार ऐसे चल रहे होते हैं तो कुछ गलत चीज़ें भी आती हैं। वो मर्चेंट बैंकर की अपनी एक एथिक्स है, सिस्टम है कि वो किस तरीके से उनको फाइंड आउट करता है। तो वो चीज़ों को लेके आना, फिर उनको फैसिलिटेट करना, जो उसकी कंप्लायंसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब एक मर्चेंट बैंकर का पूरा एक काम है। तो माने आप आईपीओ लेके आना चाह रहे हैं, वो थॉट आपके दिमाग में है और उस थॉट को एक मूर्त रूप देना कि कैसे आगे लेके जा सकता है, वहाँ तक का हम पूरा काम, उस पूरी जर्नी में हम सहयोग देते हैं साथ में। मर्चेंट बैंकर का एक काम वही है। टीवी पे आजकल हम देखते हैं कि जब सुबह सुबह मार्केट खुलने का समय होता है तो चैनल्स देख करके लोग स्क्रिप्ट्स चूज़ करते हैं, पिक करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है?
सर देखिए, इसमें मैं कोई ज़्यादा आपको नहीं कह पाऊँगा कि टीवी को देख के किसके क्या, हर किसी का अपना अपना एक सिस्टम है, हर किसी की अपनी एक रिसर्च है। मेरा ये मानना है कि आज मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं आज आपको बोलूँ कि सर आपकी जेब में 5,000 रुपये पड़े हैं, आप मुझे दे दीजिए, या मुझे भी मत दीजिए, आपके कोई ये फलां मित्र हैं, आप उनको उधार दे दीजिए, वो 2 महीने बाद आपको वापस करेंगे। तो आप उसके लिए 10 बार क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा। जबकि आप इससे उल्टा करते हैं, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप किसी भी चैनल पे या किसी भी किसी सोर्स के कहने पे या किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति से भी इस राय को लेके अपनी इन्वेस्टमेंट को करना शुरू कर देते हैं। हमारा ये मानना है कि जितने चैनल्स हैं सब अच्छे हैं, आप उनमें से अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, फिर आपका अपना प्रोफाइल क्या है। इस सारी चीज़ के बीच में प्रोफाइल ये है कि आपका अपना प्रोफाइल क्या है, आपका अपना स्टाइल क्या है, आपको किस तरीके से इस बाज़ार में रहना है। आपको इन्वेस्टर के तरीके से रहना है तो आप उस तरीके की सोच के लोगों से दिखिए, आपको ट्रेडर के तरीके से रहना है तो उस तरीके के लोगों के साथ रहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक चैनल्स की बात है कि वहाँ पे क्या वो लोग बड़ी अच्छी रिसर्च करके लेके आते हैं। कई चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज की डेट में, नाम लेना तो बेहतरी नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं इन्वेस्टर्स को, अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छी राय भी देते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन्स की उसका अपनी सोच क्या है, अब मुझे किस तरीके से प्ले करना है। मेरा ये मानना है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो चीज़ सबसे बड़ी, या ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको अपने रोल को डिफाइन करना चाहिए कि मुझे करना क्या है, कि मैं किस तरीके से किस फील्ड में कामयाब हो सकता हूँ, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिसर्च एक महत्वपूर्ण इसमें टूल है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि गालिब ने ठीक ही कहा है कि धूल चढ़ी थी रिसर्च पर, मैं पोर्टफोलियो साफ करता चला गया। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि आप किसी के कहने पे आप किसी को तो रिसर्च कैसे की जाए, रिसर्च कैसे कर सकता है? आज की डेट में सुरेश जी, रिसर्च तो एक इतना आसान तरीका बन गया। आज आप सुनिए कि 2020 के बाद जो इस मार्केट में जितने भी जो लोग आए हैं, जो जनरेशन इस टाइम पे जो एंटर हुई है, वो पूरे, क्योंकि आज की डेट में टूल्स बड़े अवेलेबल हैं। मैं आपको 92 की बात बताऊं तो जब हम उस टाइम पे रिसर्च करने की बातें आती थी, या 94 में बातें, तो वो कोई एक मैगजीन छप के आता था, वो भी 15 दिन के बाद आता था। कभी कोई वीकली मैगजीन आता था तो हमें उसको देखना पड़ता था कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में छपा है, कंपनी ने क्या रिजल्ट किए या कंपनी ने क्या डेवलपमेंट किया। तो उस टाइम पर सोर्स नहीं थे इतने, बहुत टाइम के बाद चीज़ें आती थी, बहुत टाइम लगता था और सब चीज़ों को। आज तो ऑन ए क्लिक आप खुद डिजिटल रियल टाइम है प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करते हैं, और आप इतना अच्छा नॉलेज सबको देते हैं कि किस टाइम पे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एक हिसाब से आपको लाइव इन्फॉर्मेशन है। आज किसी कंपनी ने कुछ भी एक एक्शन लिया, आज कंप्लायंसेस इतने अच्छे हो गए हैं कि उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है एक्सचेंजेस को जहाँ पे उनकी लिस्टिंग है। तो जैसे ही उसने कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट नया अनाउंस किया या कोई उसने कोई नई डेवलपमेंट अनाउंस की, तो तुरंत आपको विद इन अ सेकेंड्स आपके पास फ्लैश होता है। और उसके अलावा भी रिसर्च के पॉइंट से अगर हम बात करते हो तो इतने सारे रिसोर्स, इतने सारे डाटाबेस, इतने सारे चैनल्स आपके पास, आपके माध्यम से ही कई चीज़ें लोगों को ज्ञान मिलता है, तो वो अवेलेबल है। तो आज की डेट में रिसर्च को पाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। डिपेंड आपको सिर्फ एक सेंस लगानी है, जो एक कॉमन सेंस होती है कि आप किस साइट पे जाके, किस जगह पे जाके उसको देखना चाह रहे हैं, किस साइट के ऊपर आप रिलाई करते हैं, किस डाटा कहाँ से आप डाटा कहाँ से, डाटा की वैलिडिटी कितनी है। तो ये जब भी थोड़ा आदमी कोशिश करता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज की डेट में रिसर्च करना कोई मुश्किल काम है। इतने सारे टूल्स, इतनी सारी वेबसाइट्स, इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि कोई मुश्किल काम नहीं रह गया आज के डेट में। क्योंकि कोरोना के बाद में निश्चित तौर के ऊपर पे ऐसा यंग ब्लड साथ में ऐड ऑन हुआ है, जो कोरोना के टाइम के ऊपर बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स, बहुत सारी ऐसी एमएनसी कंपनीज़ के अंदर जॉब करने वाले लोग, वो अपनी जॉब से जब हाथ धो बैठे तो घर पर बैठे थे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उनको एक समय मिल गया शेयर बाज़ार को समझने का और उस पर इन्वेस्ट करने का। और हमने भी इसको वहाँ से एक नया हाई लगते हुए देखा, क्योंकि बाज़ार भी काफ़ी उस समय पर ब्रेक हुआ था, कोरोना के समय पर भी काफ़ी नीचे आया। लेकिन एक और चीज़ आती है, क्या आप ये मानते हैं कि शेयर बाज़ार के अंदर में बहुत सारे स्कैम हुए? आप हर्षद मेहता का आपने नाम लिया, हर्षद मेहता के टाइम से लेकर के अब तक की अगर जर्नी देखी जाए तो बड़े बड़े स्कैम्स भी निकल करके आए, और इसके साथ साथ में रातों रात एक ऐसे बड़े बड़े बैंक और बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो कल तक जिनकी बैलेंस शीट बहुत दुरुस्त थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनके पास लिक्विड भी अच्छा था, अगले दिन उनकी न्यूज़ आती है साफ। ये कैसे हो जाता है? सर देखो, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपके लास्ट वाली बात को पूरा करता हूँ कि एक बैंक बड़ा अच्छा चल रहा था
और वो रातों रात साफ़ हो गया। दैट डिपेंड्स कि वो बैंक को चलाने वाला कौन है और ऑलरेडी उसने किस तरीके से उसको रन किया। पहले उसने हो सकता है कि उसके प्रमोटर्स खुद से रन कर रहे हों, धीरे धीरे वो किसी और के हाथ में उसकी मैनेजमेंट सौंप दी उसने। उसका एक एग्जांपल मैं बहुत बढ़िया आपको देता हूँ कि आपने एक बहुत बढ़िया कार खरीदी, सपोज आपने एक मर्सिडीज GTL बहुत बढ़िया या फरारी ले ली। अब वो उसको एक एक्सपीरियंस ड्राइवर चला रहा है और अच्छे से चला रहा है, वो अच्छे से उसको 140-160 की स्पीड पे भी हाईवे पे बड़े अच्छे से रन करके और अपने डेस्टिनेशन पे सही तरीके से पहुंच जाता है। अब वही चीज़ आपने कहा कि यार मैं अब आराम करना चाहता हूँ पीछे जाना, तो आपने किसी ऐसे ड्राइवर को दे दी जिसको मारुति चलाने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कहाँ पे उन चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं गाड़ी को या तो पॉसिबिलिटी है कि वो चला ले उसको और उसको सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे, लेकिन इस चीज़ की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो उस बड़ी कार को संभाल नहीं पाए ढंग से और वो एक्सीडेंट करके गाड़ी का भी नुकसान करेगा, अपना भी नुकसान करेगा और कंपनी का भी नुकसान, जो प्रमोटर्स हैं या जो गाड़ी का मालिक है उसका भी नुकसान करेगा। सेम कंपनी के साथ भी है। प्रमोटर अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रमोटर ने अपने विजन से कंपनी खड़ी की, उसने अपनी मैनेजमेंट को एक अच्छी मैनेजमेंट को उसने हायर किया, अच्छे लोगों को अपने हायर किया, अच्छे क्वालिफाइड लोगों को हायर किया। एक टाइम के बाद उसने कुछ गलती ऐसी की या कुछ लोगों को ऐसा कर दिया कि जो क्वालिफाइड नहीं है या कोई मेलाफाइड इंटेंशन से लोग उसमें घुसे और आपको नहीं पता लगा, तो जाना था। और ये ऐसे एग्जाम्पल आप मानिए कि बहुत कम होते हैं कि जो इस तरीके से रातों रात चीज़ें गायब हो जाती हैं, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव एग्जाम्पल हैं, नेगेटिविटी हमारे दिमाग में, हमारे समाज में सबसे पहले फैलती है। आपके पास कोई भी थॉट आएगा, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपको बाद में एक्सेप्ट होगा, नेगेटिव वाला पहले एक्सेप्ट हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है सर, ये हर किसी के साथ, हर बिजनेस में, हर जगह पे है। कोई किसी भी चीज़ का व्यवसाय करता है, किराने का करता है, कपड़े का करता है, तो उसमें जो फेल हो जाता है तो उसका लोग नाम पहले लेते हैं, लेकिन वही लोग ये नहीं देखते कि कितने लोग इसमें से बहुत बड़ी अपना एक चीज़ बना के चल गए। सो ये चीज़ चेंज होती है। दूसरी बात, स्कैम्स वाली बात के ऊपर मैं आता हूँ। जहाँ पे भी पैसे का फ्लो कभी भी ज़्यादा रहेगा, किसी भी जगह पे रहेगा, तो ऐसा उस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए कई सारे लोग आ जाते हैं। आप किसी भी चीज़ में किसी बिजनेस में देख लीजिए, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे कोई भी बिजनेस में, जहाँ पे फ्लो ज़्यादा दिखता है या जहाँ पे लोगों का एक जो दूसरा इमोशन, डर तो ख़त्म हो गया, जब बाजार तेज होता है डर ख़त्म हो जाता है, एक दूसरा इमोशन हावी हो जाता है, लालच। उस लालच को कैच करने के लिए आपके पास बड़े सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपका उस लालच के इमोशंस को बनाने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस तरीके के जब भी लोग आते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसे मीन्स और ऐसे रास्तों से बिजनेस करना शुरू कर देते हैं जो कि जेन्युइन नहीं है। और आपको भी पता है सुरेश जी कि जो चीज़ जेन्युइन नहीं है वो लंबी देर तक चलती नहीं है किसी भी चीज़ में। जो चीज़ अगर मतलब अच्छी है, पायदार है और सिस्टम से चल रही है, वो लंबा चलेगी। जो चीज़ जेन्युइन नहीं है वो उसकी जो रंग है वो ज़्यादा देर तक नहीं चढ़ा रहता। मानते हैं आपके शेयर बाजार के अंदर में डब्बा ट्रेडिंग आज भी हावी है? हावी है सर, ये मैं मानता हूँ इस बात को कि आज भी हावी है। हालांकि पैरेलल इकोनॉमी इकोनॉमी चलती है। हालांकि सेबी ने या बाकी सब जितने भी जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उन्होंने बहुत बड़े अच्छे प्रयास किए हैं, बट चूंकि एक पैरेलल इकोनॉमी कहीं ना कहीं हर बिजनेस में हावी रहती है जो साथ में चलती है। आज भी डब्बा ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जितना स्टॉक मार्केट काम करता है उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि क्यों हावी हैं वो लोग। बड़ी सारी चीज़ें उसके कारण हैं, बड़े सारे कॉज हैं, वो कई बार डिस्कशन हुए हैं, कई चीज़ों में कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन होती है। हमारे यहाँ थोड़ा रेगुलेशंस में लोगों को लगता है कि मैं अपना यार सो कॉल्ड एक बेसिक काम होता है कि मेरे को अपना KYC कंप्लीट करना है, तो उसी में उसको दिक्कत होती है। या फिर उसको लगता है कि यार ये मार्जिन जो है वो ज़्यादा लग रहा है, मेरा बिना मार्जिन के काम हो जाता है। या उसको सबसे बड़ी एक चीज़ क्या लगती है कि समटाइम्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है वो उसको ज़्यादा लगती है, जबकि डब्बा ट्रेडिंग में वो नहीं होती। डब्बा ट्रेडिंग वाला तो उसके साथ वीकली या जैसे भी सेटलमेंट करके करता है, तो वो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती रहेगी। हालांकि अब इन दिनों में भी काफ़ी सेबी ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, बहुत अच्छे ढंग से इसको मैनेज किया, काफ़ी कंट्रोल्ड है, काफ़ी कंट्रोल्ड। बट आप उससे छुटकारा अभी इतनी जल्दी पा नहीं सकते, वो चलता रहेगा सर, क्योंकि एक जाता है डब्बे वाला, दूसरा आ जाता है। एक चीज़ और है, हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल, शेयर बाज़ार को ऑपरेट क्या करता है, फंडामेंटल या टेक्निकल? सर मेरा मानना है ये दोनों चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि मुझे अपना रोल डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मेरा रोल क्या है। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ
अच्छा इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म के साथ चलता, तो मेरे को फंडामेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए टेक्निकल का बड़ा रोल है कि मैं टेक्निकल के हिसाब से, तो ये दोनों चीज़ों का एक कम्बिनेशन। पर मेरा इसमें मानना ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को अच्छे से समझते हैं, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का ज्ञान रखते हैं और उन दोनों को अपने अच्छे से यूज़ करके अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब सेबी कहती है कि 10 में से एक ही आदमी जो है वो शेयर बाजार से पैसे बनाता है, बाकी 9 तो लूज़र हैं। उसमें उसको कैसे देखा जाए? डाटा में अगर जाएंगे तो 10 में से 9 ट्रेडर नुकसान करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। इन्वेस्टर ने, अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का नुकसान कभी नहीं हुआ, मतलब बहुत रेयर चांस। ये ट्रेडर्स को लेकर के, ट्रेडर्स को लेकर चीज़ें हैं, इसको सोचने की ज़रूरत है। आप किसी भी पुराने इन्वेस्टर को उठा के देख लीजिए, जो अगर आज इवन 1992 की बातें करें, हर्षद मेहता के टाइम से लेके, तो उस टाइम पे जो स्कैम हुए या जो जिस तरीके से हुआ कि शेयर टूट गए या तेज़ हो गए, आज अगर वो लोग इन्वेस्टेड हैं तो आज भी उनका पोर्टफोलियो मल्टीफोल्ड हुआ होगा। ठीक है, चाहे वो 2000 में अगर केतन पार्क भी आया, तो जिन लोगों ने अच्छी कंपनीज अपने पास रखी, जो लोग निकल गए वो तो निकल गए, जिन्होंने ट्रेडिंग किया वो निकल गए, वो नुकसान करके चले गए। लेकिन अगर वो इन्वेस्टर रहे तो उन्होंने किसी ने भी, आप अगर कोई किसी भी इन्वेस्टर से मिलें और जो आप उसको ये पूछेंगे आप पिछले 10 साल से या 15 साल से मार्केट में हैं, तो पिछले 10 साल से रहा हुआ कोई भी इन्वेस्टर आज की डेट में भी नुकसान में नहीं होगा। ट्रेडर उसके बनस्पत नुकसान में हो सकता है। ट्रेडर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिर ट्रेडिंग करते? सर देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, आज आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, हम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को एक थोड़ा सा, जैसे आपने पहले, अभी हमारा डिस्कशन आपके साथ जैसे पहले होता है कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को कैसीनो की तरह से, जुआ की तरह से समझ लिया जाता है। मेरा ये मानना है कि ट्रेडर, तो हम इसको ट्रेडिंग बोलते हैं, ट्रेडर है। ट्रेडर कोई भी है। आज मैं कलकत्ता से कोई जूट मंगा के दिल्ली में सेल कर रहा हूँ तो मैं वो भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अमेरिका से कोई चीज़ मंगाता हूँ और यहाँ पे इंडिया में सेल करता हूँ, या मैं किसी और कंट्री से कोई चीज़ मंगाता हूँ तो यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। या यहाँ से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और मैं उसको बाहर अमेरिका में भेजता हूँ तो मैं भी ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली वो ट्रेडिंग ही है कि मैंने 10 रुपये में चीज़ ली और 12 रुपये में बेची। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग चूँकि हमें लाइव दिखती है, सिस्टम में आती है, तो यहाँ पे क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है? अगर मैंने उसके ऊपर पूरी रिसर्च की है, कि मैंने उसका पूरा ज्ञान लिया है, जैसे मैंने पहले, मैं हर चीज़ में, आप मेरी अगर कहीं भी जाएंगे तो सबसे मेरा एक मेन फोकस रहता है कि हम लोग काम तो सारे करना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि नॉलेज को मेरा पड़ोसी लेके आए। मुझे करना सारा है, पैसे मैं बना लूँ, पर जब ज्ञान लेने की बात आई या जब उस चीज़ के ऊपर वर्क करने की बात आई, हम ये कहते हैं कि भैया तो 2 घंटे 3 घंटे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो 6 घंटे की, और आप उसके ऊपर 3 घंटे रोज़ अपना रिसर्च वर्क करो या अपना होमवर्क करो। नहीं सर, वो आप बता दो कि मुझे क्या लेना, क्या बेचना है। जब तक आप इनसाइट पे नहीं जाते, जब तक आप इंटरनल में नहीं जाते, जब तक आप अपने आप को ये नहीं सोचते कि मुझे इसकी डेप्थ में जाना है, ठीक है, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ट्रेडिंग के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कैसे करने जा रहा हूँ। ट्रेडिंग क्योंकि फास्ट मूविंग चीज़ें हैं, तो मुझे एंट्री कैसे करनी है और एग्जिट कैसे करना है। इसमें भी मैं एक बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग साइड को ज़्यादा देखता हूँ, तो इसमें मैं एक बड़ी बढ़िया बात बोलता हूँ। मैं एक ऐसी धरती से आया हूँ जहाँ मुझे बड़ा इस चीज़ का बेनिफिट मिला कि मैंने छोटी छोटी बातों को समझ के, और ट्रेडिंग भी छोटी छोटी बातों की साइकोलॉजी को समझ नहीं है, आप समझिएगा इस बात को। हम हमेशा ये कहते हैं कि एंट्री से पहले हमारा एग्जिट इंपॉर्टेंट है। एग्जिट मुझे पहले सोच के रखना है कि मैंने किस प्रॉफिट पे बाहर निकलना है या किस स्टॉप लॉस पे बाहर निकलना है। तो उसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी धरती पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया। अभिमन्यु को एंट्री पता थी, एग्जिट नहीं पता थी, तो मारा गया। अर्जुन को दोनों चीज़ें पता थी, लड़ाई उसने भी लड़ी, लड़ाई उसने भी लड़ी, और जबकि ऐसा बोलते हैं कि अभिमन्यु उससे ज़्यादा बलशाली था। बट अगर मुझे एंट्री और एग्जिट का ज्ञान है कि मुझे कैसे ज्ञान लेना है, तो मैं कभी भी मार नहीं खाऊंगा। फर्स्ट। सेकंड, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ, जैसे हम पहले शुरू में जो अपने डिस्कशन किया कि हम अपनी साइज़ को नहीं देखते। हमें ट्रेडिंग ल्योर करती है कि मैं आज ही रातों रात मैंने अमीर बनना है। आप ट्रेडिंग उतने ही पूंजी से करिए जितनी आपके पास है, थोड़ा सा पूंजी की निश्चित मात्रा में रहिए। कभी भी लेवरेज लेके, कभी भी किसी से क्रेडिट लेके, उधार लेके कभी भी ट्रेडिंग करने का नहीं। तो वो पार्ट आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। ट्रेडिंग का एक पार्ट, 3 पार्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं लास्ट में जाके सबसे चीज़ें होती हैं। वो दैट इज़ डिसिप्लिन, सेकंड इज़ डिसिप्लिन, थर्ड इज़ डिसिप्लिन। अगर आप एक डिसिप्लिन में रह के ट्रेडिंग करते हैं तो आप मानिए कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे
तो आप नुकसान ही करेंगे। इस बात का एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ। नॉर्मली हम अपनी आर्मी से उसका एग्जांपल लेते हैं या मिलिट्री से उसका एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए सिविलियन के अगेंस्ट में एक मिलिट्री वाले को जो ड्यूटी दी जाती है वो दी जाती है कि भैया तेरे को देश के लिए जान देनी है या मरना है, और सिविलियन को अपना काम करना है। जबकि जिसको वो ड्यूटी दी गई, आप जब उनका रेशियो देखते हैं तो वो कम होता है। सिविलियंस हमारे ज़्यादा मरते हैं ड्यू टू डायबिटीज़, ड्यू टू हार्ट अटैक, ड्यू टू फलां चीज़ें, ठीक है। फौजी आदमी कभी भी नहीं जाता बिकॉज वो डिसिप्लिन में रहता है, वो लाइफ की अपनी सेहत के लिए अपनी चीज़ों को लेकर डिसिप्लिन में रहता है। हमारा जो सिविलियंस है उसको डिफरेंट चीज़ों में टेस्ट है, उसको हल्दीराम भी खाना है, उसको सब कुछ भी खाना है, परोंठा भी खाएगा और सब कुछ करना है, तो वो डिसिप्लिन में नहीं रहता। तो जब वो डिसिप्लिन में नहीं रहता तो अपनी सेहत का नुकसान करता है। सेम ट्रेडिंग के साथ भी है। जब आप इसकी बेस पे जाएंगे तो आपको लगेगा, जब आपने अपने किसी भी चीज़ का ध्यान दे लिया कि मुझे यार ये चीज़ नुकसान करेगी, मुझे शुगर नुकसान करती है, मेरा पेट बढ़ के आता है, या मुझे परोंठे नुकसान करते हैं जी, मुझे दिक्कत करती है, तो मुझे नहीं करना। सेम जब आप ये स्टडी कर लेंगे कि मुझे ट्रेडिंग में ये चीज़ नुकसान करती है, मैंने अपने स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखा तो मुझे नुकसान हो गया, या मैंने अपने साइज से ज़्यादा मैंने ट्रेडिंग कर ली कि मेरा पैसा इन्वेस्ट करने का या ट्रेडिंग में लगाने का तो 100 रुपया है, पर मैंने 100 रुपया अपने किसी जानकार से उधार लेके उस पर ट्रेडिंग कर लिया, तो उसके बाद फिर मेरे फियर फैक्टर आ जाता है, जो पैसे का नुकसान जाना शुरू होता है तो मेरे को डबल दिखना शुरू होता है। सो हमेशा एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इसी के साथ मैं एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ ले रहा हूँ, इसका जल्दी जल्दी से हम आपसे जवाब लेंगे। टीवी एंकर और एनालिस्ट की राय माननी चाहिए, क्या उन पर विश्वास करना चाहिए? काफ़ी हद तक। शेयर बाजार कैसीनो है जहां दाव लगाने वाला हारता है, पैसा दाव पर लगवाने वाला कभी नहीं हारता। नहीं, गलत। शेयर बाजार में 100 में से 10 आदमी ही कमाई कर पाते हैं, बाकी सब नुकसान वो करते हैं। इसको रैपिड मैंने मैं आपको 10 बताता हूँ कि जैसे मैंने पहले बोला कि इन्वेस्टर 100 में से 99 कमाते होंगे। ट्रेडर की चीज़ों में अभी इन दिनों में काफ़ी इम्प्रूव है कि काफ़ी ठीक पैसा बना रहे हैं। इन्वेस्टर हमेशा पैसा बना के जाता है। ट्रेडिंग साइट पे अगर वो बिना टूल्स के या बिना चीज़ों के ध्यान करे तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता जब आप ओवर कहीं जाएंगे तो रिस्क ज़्यादा है। है। इंडेक्स में पैसा लगाया जाना चाहिए या कंपनी स्क्रिप्ट पर? डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेडर हैं। आप पैसिव हैं तो आप इंडेक्स में लगाइए, अगर आप एक्टिव मैनेज कर सकते हैं तो कंपनी में लगाइए। मोदी सरकार की मेजोरिटी में सरकार फिलहाल नहीं है, अब अगले 3 साल में सेंसेक्स क्या आपको लगता है 1 साल टच कर जाएगा? देखिए, प्रोडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है और कोई भी नंबर देना यहाँ विजिबल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों के टेन्योर में रही है, ऐसी ही परफॉर्मेंस आगे भी रहने की उम्मीद है। बिकॉज रिफॉर्म जो है ना, एक कंटिन्यूशन का प्रोसेस है। वो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से रही है, किसी भी वो एक कंटिन्यूशन का प्रोसेस है। सेंसेक्स 1 लाख कब देखते हैं टच कर सकता है? मैं इसके प्रोडिक्ट करने के मैं काबिल नहीं हूँ कि कब हो जाएगा। हाँ, ये है कि कभी मैं और आप अपनी लाइफ में जिस टाइम में हम 1 लाख क्या इसको 10 लाख भी देख सकते हैं कभी भी। अच्छा, शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पेशेंस या फिर पैसा? कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। देखिए, पैसा पैसे को खींचता है, बट अगर मेरे पास लिमिटेड पैसा है तो मुझे पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर मेरे पास पैसे शेयर बाजार में ज़रूरी क्या? पेशेंस जरूरी है। आप इन्वेस्टर हैं तो आपके ऊपर पेशेंस और रिसर्च की बड़ी में अहमियत है। आपको अच्छा ध्यान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि किस कंपनी में पैसा लगाने चाह रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी के कहने पे 100 रुपया नहीं देते हो, तो किसी के कहने पे आप शेयर ले लेते हो। या आपने किसी ने बोला यार ये ABC कंपनी का शेयर बाय करो, उसने कहा जी मुझे टिप आई थी। ये टिप और ये सब चीज़ें बेकार है। शेयर बाजार में ऑप्शंस अच्छा है या फिर कैश मार्केट में ट्रेड करना? वो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट से कहेंगे तो दोनों में ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से है तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑप्शन तो ट्रेडिंग का ही एक टूल है। ऑप्शन को अगर हम अपने पोर्टफोलियो के लिए हेजिंग का एक टूल मान के चलें, अगर उसको प्रॉपर हेज करके चलें, तो ऑप्शन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ऑप्शन को चूँकि कई सारे लोग कुछ डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऑप्शन तो एक हेजिंग टूल है, अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बना के उसको ट्रेडिंग का एक टूल है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है और कैश मार्केट तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए है ही। शेयर बाजार में टिप्स काम करती हैं? डिपेंड कि आप टिप्स किससे ले रहे हैं। अगर आपकी रिसर्च बेस्ड टिप्स हैं तो ठीक है, अगर आप ऑपरेटर बेस्ड टिप हैं तो वो टिप आप समझते हैं किसको कहा जाता है। फिर फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट से बाजार में लड़ाई नहीं जीती जा सकती, जेब में उसके लिए पैसे होने चाहिए।
पैसे तो किसी भी चीज़ के लिए चाहिए पैसे तो किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, पर मेरा फंडामेंट क्वेश्चन एक ही है इसमें, एक ही आंसर इसमें चीज़ है कि अगर आपको वेल्थ बनानी है, अगर आपको एक अच्छी आप नौकरी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे को एक ठीक ठाक सी लाइफ जीनी है, तो आप खाली नौकरी के बेस पे नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी एसेट क्लास में आना पड़ेगा। आप फिक्स एसेट्स में आएँ, आप रियल एस्टेट में आएँ, आप कमोडिटीज़ में पैसा लगाएं, गोल्ड सिल्वर में लगाएं, या आप इक्विटी साइड पे पैसा लगाएं, तभी आप अपने और अपने परिवार को एक अच्छी स्टेज पे लाके खड़ा कर सकते हैं। उसके लिए मेरा मानना ये है कि इक्विटी मार्केट से बढ़िया कोई भी मार्केट नहीं है जो आपकी वेल्थ को क्रिएट कर सकती है। अब इसमें क्या है कि आप डिपेंड करता है कि आप पैसा, देखिए मैं अगर 50,000 रुपये महीने की जॉब करता हूँ तो मेरी जो सेविंग्स अगर 10,000 की है या 15,000 की है तो मैं उतना ही पैसा लगाऊँ। अगर मैं उतना पैसा लगाने की क्षमता रखता हूँ और उसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन से उसको रेगुलरली फॉलो करता हूँ, डिस्पाइट दिस कि बाजार क्या हो गया, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और अगले दिन बाजार के रेट देखना शुरू कर देते हैं कि आज कितना बड़ा, आज मैंने ये शेयर लिया, तेज़ हो गया कि मंदा हो गया। मेरा ये मानना है कि अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप जैसे अपने बच्चों को पालते हैं, जैसे आप अपने बच्चों को एक अच्छा भरण पोषण देते हैं, अच्छे तरीके से पालते हैं, तो वैसे ही आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स को भी रखिए। आप किसी परिवार में जो एक अच्छा आदमी अगर 5-7 साल की जॉब में है और वो मान लीजिए सपोज 50,000 या लाख रुपए महीना कमा रहा है और उसके 2 बच्चे हैं, तो मेरा एक चीज़ और मानना है कि आप इक्विटी को अपना तीसरा बच्चा मान लीजिए। और ये बच्चा आपका, अगर आपने इसको ढंग से पालन कर दिया, इसको ढंग से इसको पाल लिया, ये उन दोनों बच्चों से ज़्यादा आपका ध्यान रखेगा। इक्विटी इन्वेस्टिंग इस तरीके से वेल्थ क्रिएट करती है। अच्छा, आप किसी न किसी एसेट क्लास में ज़रूर जाएंगे। अगर आप पैसा सेविंग में बैंक में रखेंगे तो इतना ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा आपके सारे उस पैसे को ख़त्म करेगा। इन्फ्लेशन को बीट करना है सिस्टम। कंपनी कैसे पिक करे? शेयर बाजार में अगर वो आ भी जाता है तो वो कंपनी को कैसे पिक करे कि मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना है, शेयर बाजार में पैसा यहाँ मुझे लगाना है? देखिए सुरेश जी, इसका बड़ा एक कॉमन सेंस का एक जवाब है। नॉर्मली हम लोग किसी कंपनी के ऊपर बात करें कि ये फलां कंपनी आई, ऐसा ये चीज़ नज़र। आज की डेट में कोई भी कंपनी आती है, अगर मैं आज से 30 साल पहले की बात करूं तो कॉलगेट एक कंपनी मान लो सपोज इंडियन मार्केट में लिस्ट हुई। अब जो मुझे ये दिख रहा है कि कॉलगेट की ये जो पेस्ट है या ये जो टूथपेस्ट है घर घर में बिक रही है, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन दैट। ये कॉमन सेंस की चीज़ है। मुझे पता है कि मैं आज किसी भी चीज़ में पैसा लगा रहा हूँ। मैंने एक इसका उल्टी साइड का भी एक एग्जांपल देता हूँ। एक टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है तो अपने को कैसे एग्जिट होना है, क्या चीज़ें। पैसा लगाने के लिए आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ उस रिक्वायर नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। आपको पता है कि आज इस कंपनी का या इस चीज़ का प्रोडक्ट मेरे सामने है, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो उसका कंज्यूमर गुड्स का है, चाहे वो मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। मैं आज फ़ोन देखता हूँ कि एप्पल का फ़ोन हर किसी के पास है, या इस तरीके से। या आज अगर मैं AI की बात करूँ, हम AI को आज बड़ा एक वर्ड मानते हैं, तो AI का यूज़ बढ़ रहा है हमारी इंडस्ट्री में। तो AI प्रोवाइड करने वाली कंपनी कौन है? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई कंपनी अभी विजिबल उसमें नहीं है, पर मैं अगर US की बात करूँ तो एनवीडिया करके एक कंपनी है। एनवीडिया कंपनी ने जो शुरू किया, तो जब उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो 52 लाख रुपये हो गए। जब मुझे नज़र आ रहा है कि AI का क्रेज़ बढ़ रहा है, AI 2 साल के बीच के अंदर में 5 ट्रिलियन को, तो ये कॉमन सेंस है। मुझे अपने आसपास की आंखें खुली रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं इसका नेगेटिव एग्जांपल भी देता हूँ। एक कंपनी सन 2000 के आसपास आई, पंजाब कम्युनिकेशन करके एक कंपनी थी, पनवायर। वो पेजर चलाते थे, पर जैसे ही वो पेजर की टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पेजर की जगह मोबाइल ने ले ली, तो वो कंपनी कहीं नहीं रही। बिल्कुल ठीक है। आज मैं कहूँ नहीं जी ये तो नई टेक्नोलॉजी आई है और मैं तो ये शायद कल को फिर खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मुझे उस सेंस को भी अपने साथ रखना है कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो रही है, ये बाज़ार में अब नहीं चलेगा, मुझे नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें आ रही हैं, तो उन चेंजेस को मुझे अपनी कॉमन सेंस से ध्यान रखना चाहिए कि भैया अब इसका टाइम गया तो मुझे निकलना चाहिए, या अब इसका टाइम आ रहा है तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम इंडिया में देखें तो हम अगर किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने की बात करें तो हम देखते हैं कि पिछले कोरोना काल के बाद की मैं अगर सिंपल सा एक एग्जांपल दूं आपको, तो कोरोना काल के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ी चीज़ क्या आई कि मुझे यार अपना पैसा ना संभाल के नहीं रखना, मुझे खर्चना भी है, अपने ऊपर खर्चना है। मैंने ज़िंदगी ऐसे निकाल दी, कल का पता नहीं। तो आपने क्या किया? आपने घूमना फिरना शुरू किया, आपने बाहर निकलना शुरू किया, तो टूरिज़्म बढ़ गया, एविएशन के शेयर बढ़ गए, होटल्स के शेयर बढ़ गए। ठीक है ना, सिंपल एग्जांपल। दूसरा, आपके मन में थॉट क्या आया कि यार ये मैं बड़े छोटे से कमरे में रहता था, मुझे तो यार खुली जगह चाहिए थोड़ा सा, कि कोरोना में बंद रहना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आपके मन में अपना एक बड़ा घर लेने की चीज़ें हैं।
तो आप देखिए जितने रियल एस्टेट कंपनी के शेयर्स हैं वो बढ़ गए। सो ये कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है कि आज यार ये चेंज हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में हो रहा है, मुझे उस सिस्टम को समझना है। ये सिस्टम मेरे को समझ दिख रहा है सामने कि ये चेंजेस हो रहे हैं, और हम एक जनरल साइकोलॉजी है इसमें भी कि हम चेंजेस को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करते, बिकॉज हम जिस क्वेश्चन में रहते हैं ना, हम उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते, उससे हट के सोचना पड़ता है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपको सब चीज़ें विजिबल होती है। बाकी आज के डेट में गूगल बाबा सब जगह पे है। आपने एआई का जिक्र किया, इक्विटी मार्केट के अंदर भी एआई बड़ी तेज़ी के साथ में आ रहा है। क्या लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग के बाद में हमने एक बड़ा बदलाव देखा शेयर बाज़ार के अंदर में? एआई जब आएगा और उसको हिट करेगा तो क्या चेंजेस और क्या बदलाव आप देखते हो? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी आती है वो अपने साथ डिस्ट्रप्शन लेके आती है। अगर वो बहुत अच्छी है तो डिस्ट्रप्शंस कम होंगे, बहुत मीडियम है तो उसी एवरेज में उसका रहेगा। एआई का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, बदलाव है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप ये मान के चलिए कि वो ऐसी चीज़ है जिसको स्टॉप मतलब नहीं कर सकते। तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि वो क्या हमारे यहाँ फ़र्क लेके आएगी। स्टॉक मार्केट में उसका बहुत बड़ा यूज़ होगा। आने वाले टाइम में आप अपने डिसीजंस, अपनी कंपनी की रिसर्च, अपनी कुछ भी डाटा आपको एनालिसिस करना है, कुछ आपको कंपनी के बारे में डिसीजंस लेने हैं, कुछ ट्रेडिंग के बारे में डिसीजन लेने हैं, तो वो एआई उसमें सारी हेल्प करेगा। अभी हमारे यहाँ एआई का प्रचलन इतना नहीं है, अलाउड भी नहीं है अभी। जैसे जैसे धीरे धीरे करके रिफॉर्म्स और बढ़ते जाएंगे, उस तरीके से आप मान के चलिए कि एआई का बहुत बड़ा प्रचलन इस सारी मार्केट में रहेगा, और वो एक बहुत बड़ा चेंज भी लेके आएगा, बहुत बड़ा चेंज। आपको 30 साल हो गए बाज़ार में, बहुत उतार और चढ़ाव आपने देखा होगा। क्या ऐसा दौर भी आपने देखा होगा फिर कि यार कहाँ फंस गए शेयर बाज़ार के अंदर में, भाई रातों को नींद नहीं आए, नुकसान हुआ हो भारी, तो वो जो टाइम फ्रेम होगा तो वहाँ से आप निकले कैसे? और क्योंकि देखिए 30 साल एक लंबा समय है और हर मनुष्य के कारोबार के बीच के अंदर में उतार और चढ़ाव जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटे से छोटा कारोबारी हो, तो सभी के अंदर में ये चीज़ दिखाई देती है। आपने वो दौर कैसे निकाला और क्या था? देखिए, हर चीज़ का एक टाइम है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, प्रॉफिट है तो लॉस है, लॉस है तो प्रॉफिट है। किसी भी चीज़ के बीच में आप ऐसा तो है नहीं कि आप कभी एंटर नहीं होते। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉस नहीं होता। जो आदमी ये कहता है कि मुझे कभी लॉस नहीं होता, तो मैं तो कहता हूँ वो भगवान का रूप है। बिल्कुल ठीक हो। आज तक मिला नहीं। 30 सालों की जर्नी में मुझे कोई बंदा ऐसा जो कहता है तो मैं उसको नमस्कार करके छोड़ता हूँ कि नहीं चीज़ें। आप मान के चलिए किसी भी चीज़ को पाने की जो चाहत है ना, पैशन, जुनून जो है, नंबर 1 तो वो काम करता है। अगर आप किसी भी बिजनेस को ये पकड़ के काम करना शुरू कर देते हैं कि मेरे को तो करना ही है, मेरे को इसमें से निकलना है और मेरे को इसमें से पैसा बनता है। जब एक चीज़ डाटा ने आपको ये सपोर्ट दे दी, ये डर आपका निकाल दिया कि इस बाज़ार से पैसा नुकसान नहीं होता, पैसा बनता है, तो आपका अगर पैसे का नुकसान हो रहा है तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ वो तरीके समझने हैं कि जहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं, और उस तरीके को समझ के लिए मुझे क्या करना है? मुझे उसके लिए पैशन चाहिए, जुनून चाहिए। सबसे बड़ी ताकत आपका अपना पैशन है। दौर हमारे ऊपर भी आए, सारी दुनिया के ऊपर आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी इच्छा शक्ति और अपने जुनून से हम लोग उसको पार कर पाए। कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास रियल लाइफ में, मैंने जैसे बोला कि चाहे वो इन्वेस्टिंग लगा लें, चाहे आप ट्रेडिंग लगा लें, या इस दुनिया की कोई भी चीज़ लगा लें, हर एक चीज़ साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होती है। आप कोई मीडिया हाउस चला रहे हैं, आप बिजनेस हाउस चला रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप किसी चीज़ की ट्रेडिंग में हैं, एवरीथिंग इज़ रन बाय साइकोलॉजी। ये सारा बिजनेस साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी में डर और फियर ही दो इमोशंस हैं। तो जब साइकोलॉजी है तो मुझे उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर मुझे ये पता लग रहा है कि यार पैसा तो किसी का तो बन रहा है और मैं नुकसान कर रहा हूँ, तो मुझे उस कारण को ढूंढना पड़ेगा। मैं उसमें घुसूंगा तो तभी मुझे पता लगेगा। फिर उसके बाद आपका जुनून है, पैशन है कि आप किस जुनून से उस चीज़ को। तो हमें तो कई सारे विजिबल एग्जाम्पल मिलते थे। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, क्रिकेट। अगर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे सचिन और अमिताभ जी का लगता है। सचिन तेंदुलकर से बढ़िया कोई प्लेयर मेरे हिसाब से हिस्ट्री ने नहीं देखा। काफ़ी सारे और रहे होंगे, लेकिन एक फ़र्क रहा। मैं छोटी सी बात आपको इसमें बताता हूँ। मुझे सचिन की एक बात हमेशा अच्छी लगी कि उसने कोई भी मैच खेला है, रणजी से लेके, इससे नीचे की क्रिकेट को छोड़ देते हैं कि अपनी सिटी के लिए क्या खेला, रणजी से लेके इंटरनेशनल तक,
इंडिया रिप्रेजेंट किया, रणजी रिप्रेजेंट किया या कुछ भी रिप्रेजेंट किया, T20 खेला या वनडे खेला, उसने एक चीज़ हमेशा मुझे बोली, हमेशा जो उसकी एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, उसने हमेशा लिखा है ये चीज़ को कि मैंने अपने हर मैच से पहले नेट प्रैक्टिस की है। भाई वो सचिन तेंदुलकर है, किसी भी बॉल को छक्का मार सकता है। भाई आज आप रणजी खेल इंटरनेशनल खेल के आ रहे हो, उसके बाद आप रणजी खेलने जा रहे हो, तो क्या ज़रूरत है आपको नेट प्रैक्टिस करने की? नहीं। बट उसने अपनी प्रैक्टिस को, अपने होमवर्क को कभी नहीं छोड़ा। यही चीज़ ट्रेडिंग में है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को रोज़ करते हो और आप कहते हो यार मैं तो 30 साल से ट्रेडिंग करता रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं करना, बट अगर आप अपनी होमवर्क और अपनी नेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कभी नुकसान नहीं करोगे। सो वो ये जो एग्जांपल हमारे सामने रहे ना, उससे निकलने में बड़ी चीज़ें सहायक होती हैं। अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन जी कितना बढ़िया, अगर एक्टिंग के दौर में निकलते हैं, आज 80 साल के होने वाले हैं, तब भी इतना वो काम करते हैं, तो एक जुनून है, पैशन है उसके अंदर। उनको पैसे के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं आज के, और उसमें भी वो ये बोलते हैं कि वो एक बार नहीं 50 बार रीटेक देते हैं। और भाई बहुत बड़ा स्टार है यार, वो बोलेगा कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या इमोशन कैसे देना है, ये रोने का सीन देना है, हंसने का देना है, कैसे इसको चेंज करना है, मुझे पता है। बट वो डायरेक्टर के कहने पे जो जैसा डायरेक्टर करता है और जिस तरीके से वो रीटेक लेते हैं, उससे पहले वो रिहर्सल करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हम अपनी ट्रेडिंग में या अपनी इन्वेस्टिंग में ये हमेशा भूल जाते हैं कि यार मुझे तो इतने साल हो गए, अब तो मेरे लिए क्या है। पर मैं मानता हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल रहना चाहते हो तो आपको अपने उस जज्बे को, सीखने की ललक को हमेशा बना के रखना चाहिए, अपने होमवर्क को हमेशा करते रहना चाहिए और अपने जुनून को सिर चढ़ा के रखना चाहिए। बस आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो शेयर बाज़ार में बहुत ज़रूरी हैं और सबके लिए ज़रूरी हैं? वेल्थ क्रिएशन तो ठीक है, एक ज़रिया है, यहाँ पर शेयर बाज़ार के अंदर में अपन वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये फुल टाइम जॉब भी बन सकती है क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल। आपके सामने कई एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर हम ये सोचें तो ट्रेडर को, अगर मैं फुल टाइम जॉब की बात करूँ, तो 2020 से पहले कोई ज़्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। जबकि आप इसके कंपैरिजन में यूएस में जाएं तो ट्रेडर कम्युनिटी अपने आप में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। फुल टाइम जॉब है वो उनके लिए, फुल टाइम बिजनेस है वो ट्रेडिंग का। अगर मैं किसी चीज़ की, मैं अगर अनाज की ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वो भी एक ट्रेडिंग है, पर उसका प्लेटफॉर्म चूँकि सामने नहीं है, विजिबल नहीं है, तो मुझे लगता नहीं। मैं वो भी तो कर रहा हूँ ना, वही मेरा फुल टाइम बिजनेस है। वही चीज़ का बिजनेस तो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, पर अगर मैं उसको डिसिप्लिन से और सिस्टम से कर रहा हूँ और मैं अपने पूरे दिमाग और सारी चीज़ों को ध्यान रख के कर रहा हूँ, तो मेरा फुल टाइम ट्रेडिंग क्यों नहीं हो सकता। और आज जैसे आपने पहले अभी जिक्र किया कि 2020 में कोरोना में कई सारे लोगों की जॉब चली गई, कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स बेरोजगार, उन लोगों ने अपना पूरा टाइम का प्रोफेशन बना लिया। क्यों वो कर पाए? बिकॉज उनके पास क्षमता थी स्टडी करने की, ज्ञान था, सीखने की ललक हमेशा रहती है बंदे को। नई चीज़ों को सीखा, अच्छे से उनको डिप्लॉय किया, अच्छे से समझा, फुल टाइम जॉब भी बन सकता है। शेयर बाज़ार को मैनिपुलेट किया जा सकता है? बहुत लिमिटेड हद तक। शेयर बाज़ार को पूरे नहीं, बहुत किसी स्क्रिप्ट में कोई बंदा कुछ कर पाए तो कर पाए। शेयर बाज़ार को पूरे तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बिकॉज देखिए, आप समझने की, जैसे जैसे हमारा मार्केट का साइज़ बढ़ता जाएगा, ये भ्रांतियाँ हैं काफ़ी सारी, इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। हालांकि मैं इसमें कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं इसमें बोल पाऊँ, बट मेरा मानना है कि काफ़ी सारी, मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा मिला भी नहीं कि जिसको मैं ये कह सकूँ यार इसने ये किसी मार्केट को ऑपरेट कर दिया, मार्केट को चला दिया। किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की कोई बात करें तो कुछ नहीं कह सकते, उसमें कोई हो सकता है ऐसे लोग, पर मेरे आज तक किसी से ऐसी मुलाकात हुई नहीं। मार्केट को मैनिपुलेट करना इसलिए आसान नहीं कि मार्केट का साइज़ देखें ना आप सर, कितना बड़ा साइज़ है। ये सिर्फ एक बातें बनती हैं जिनके पीछे बताया जाता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो हर किसी के कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं, मूवीज़ बनती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बात आती है। हर चीज़ में जहाँ कुछ अट्रैक्शन दिखेगा वहाँ कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ सर, नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग को पहले प्रभावित करता है, पॉजिटिव बाद में करता है। तो ये मैनिपुलेशन या ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं, कुछ पार्ट कहीं ना कहीं ज़रूर होते हैं, तभी ये बातें निकल के आती हैं। पर मुझे आज तक अपने इस जीवन काल में, हम कई बार जब छोटे शहर से आए तो वहाँ लगता था यार ऑपरेटर नाम की कोई चीज़ बोलते हैं। जब हम, आपको क्या लगता है 3 ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो शेयर बाज़ार के अंदर में बदलाव ला सकती हैं और ये शेयर बाज़ार की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है? देखिए, 2 चीज़ें मैं इसमें कहता हूँ। शेयर बाज़ार की हेल्थ के लिए वाइडर पार्टिसिपेशन आना बहुत ज़रूरी है। वाइडर पार्टिसिपेशन से मतलब क्या समझ? मतलब कि आज हिंदुस्तान में मान के चलिए कि 12-13 करोड़ या 14 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट है। ये साइज़ नंबर और बढ़ सकता है। उसके लिए पब्लिक को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। हो भी रहा है। सेबी की तरफ से बहुत सेबी और एक्सचेंजेस की तरफ से बहुत बढ़िया एफर्ट्स हुए हैं इन्वेस्टर्स को
अवेयर करने के लिए इन्वेस्ट करने के बड़े सारे प्रोग्राम चलते हैं। नंबर 1 तो वो है। वाइडर पार्टिसिपेशन दूसरी साइड पे, जब हम पहले एसएमई प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, वाइडर पार्टिसिपेशन अच्छे पेपर्स के आने का भी होना चाहिए। आज हिंदुस्तान में ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिनका पोटेंशियल कई गुना है अपने आप को राइज करने का, बट वो चूंकि एक लिमिटेशंस में रह रहे हैं। उन प्रमोटर्स को भी आगे आना चाहिए, उन प्रमोटर्स को भी फ्रंट पे आना चाहिए कि जिनको अपनी ये सोच बनाती है कि मेरी कंपनी अच्छा कर रही है और मैं अपनी इकोनॉमी में ये मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो वाइडर पार्टिसिपेशन का मेरा मतलब इन्वेस्टर्स और प्रमोटर दोनों साइड से है। नंबर 1 तो ये है। सरकार की तरफ से प्रयास बहुत अच्छे हैं, रेगुलेटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है पिछले काफ़ी दिनों में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और रिफॉर्म्स के जो प्रोसेस हैं वो कंटिन्यूशन में है सर, चलते रहेंगे। हम 92 से देखते आ रहे हैं, तब रेगुलेशन के नाम की कोई चीज़ें नहीं थी, तब हम अंडर रेगुलेटेड थे। आज हम काफ़ी हद तक रेगुलेशंस में बंधे हुए हैं, कंप्लायंसेस पूरे हैं। और कंप्लायंसेस या रेगुलेशंस ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से ग्रो कराती हैं। मेरा शुरू से मानना ये रहा है कि गाड़ी वही तेज़ भागती है जिसकी ब्रेक्स अच्छी हैं। अगर आप फरारी का एग्जांपल लें तो वो फरारी इसीलिए उसकी स्पीड सबसे अच्छी है क्योंकि उसकी क्वालिटी एक ही है कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो वहीं टिक जाएगी। सो किसी भी चीज़ की ब्रेक जब लगती है या कंप्लायंसेस आती है तो हर कोई आदमी कहता है यार ये कैसे हो गया, मेरे पे ये अंकुश कैसे लगा दिया। पर मेरा उसमें मानना उल्टा है कि अगर वो ब्रेक्स और वो चीज़ें आपके पास अंकुश या कंप्लायंस आपकी ढंग की हैं तो आपकी ग्रोथ में एक बड़ा अच्छा प्ले आएगा। आप देखिए ना सर, 2021 में कंप्लायंसेस को लेके सेबी ने बड़े सारे चेंज किए, बड़े सारे रिफॉर्म्स लेके आए इन्वेस्टर्स को लेके। वो जब आए तो सारी कम्युनिटी में इन्वेस्टर्स को उन सब चीज़ों को बड़ा एक डर था कि यार ये क्या होगा। बट आप 2021 से 2024 का मार्केट साइज़ देखिए ना, कितना ग्रो कर गया, कितनी चीज़ों में ग्रोथ आई, कितनी चीज़ों। सो इन रिफॉर्म्स का कंटिन्यूशन चाहिए, वाइडर पार्टिसिपेशन आना चाहिए, अवेयरनेस। एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ अबाउट नॉलेज। और अगर किसी इंडिविजुअल की मैं बात करूँ तो मेरे लिए वो तीनों चीज़ें हैं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। शेयर इंडिया को एसएमई सेगमेंट से मेन बोर्ड में जाने में कितना समय लगा? 2.5 साल में आप एसएमई सेगमेंट से मेन बोर्ड की तरफ मूव कर गए। और मेन बोर्ड में जाने के बाद में आपको क्या बदलाव और क्या चेंजेस दिखाई दिए? वही चीज़ है, मैं एक छोटे टाउन में रह रहा था तो मेरा एक स्पेस मेरा विजिबल कम था। जैसे मैं बड़े अरीना में आया तो मेरे को जानने वाले हमें कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे अच्छे मिले जिन लोगों। अभी प्रमोटर्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मेरा ये मानना है कि जब आप किसी कंपनी को लिस्टिंग पे लेके जाते हैं तो आपके साथ एसोसिएशंस होती हैं, कई सारे ऐसे लोग एसोसिएट हो जाते हैं, कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में आ जाते हैं जो आपको बहुत अच्छी राय देते हैं, बहुत अच्छी, क्योंकि इन्वेस्टर भी पार्टनर है आपकी कंपनी। तो हमें उस चीज़ का बड़ा एडवांटेज मिला। हमारे साथ कई सारे इन्वेस्टर्स इस तरीके से जुड़े कि जिन लोगों ने बहुत अच्छे से हमें काफ़ी सारी राय दी। हम अपने उनकी राय से, उनकी चीज़ों को समझ के अच्छे तरीके से हम उनको भी और ग्रो कर पाए। सुरेश जी, आप स्टूडियो में और अपने तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये एक एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस था पहली बार, और बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके। मुझे लगता है कि हमारा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं दर्शक, उनको बहुत सारी मिथ जो हैं वो क्लियर हुए होंगे शेयर बाज़ार को लेकर के। और साथ ही साथ जो चीज़ आपने बताई कि वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो शेयर बाज़ार है, और शेयर बाज़ार डर की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। अगर इसको ठीक से समझ लिया जाए तो हो सकता है ये आपके ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएगा। इसी उपेक्षा के साथ में यहीं इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।